सीबीएसई का 2022-23 का सैम्पल पेपर है जो डिस्कस कर रहे हैं। सीबीएसई इशू करता है, ये वही वाला पेपर है। तो पहला एमसीक्यू का सवाल ले रहे हैं। सवाल बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें लिखा है कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली करेक्ट रिलेशन कौन सा है। एक चार्ज यहाँ Q1 है, एक चार्ज यहाँ Q2 है, इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस R है। इन दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर होंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। मालूम है F12 और F21 एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होंगे। इसे हम लोग बोलते हैं न्यूटनियन नेचर। न्यूटनियन नेचर। खैर, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब साफ है कि दोनों में से एक चार्ज पॉजिटिव, दूसरा चार्ज, यानी अगर मैं दोनों के प्रोडक्ट की बात करूं तो उसके लिए कभी भी जीरो तो आ नहीं सकती, और चूंकि वो नेगेटिव ही आने वाली है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कूलम्स लॉ में तो मॉड लगाते हैं। कूलम्स लॉ थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, या पढ़ा रहे हैं कि प्रोडक्ट के नेचर को जस्टिफाई करो या बताओ। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन या लेस देन में से कुछ होना चाहिए। ऑफ कोर्स नेगेटिव आने वाला है प्रोडक्ट, और नेगेटिव है तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन लेस देन 0, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। सर सबके पास क्वेश्चन पेपर है ये वाला? तुम्हें मिला नहीं है? लाना बोल के, ठीक है कोई नहीं। हाँ ऑफ कोर्स यार। अगला क्वेश्चन कराएं क्या? अगला क्वेश्चन एमसीक्यू, बड़ा सिंपल सवाल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डाइपोल है, यहाँ पे -q चार्ज और यहाँ पे +q चार्ज। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a. The distance between them is called as a dipole length. It is always a vector quantity, and we have a term associated with the dipole which is called as a dipole moment. जिसका फॉर्मूला था q into 2a, which is directed from negative charge to positive charge. लॉजिक हमने पढ़ रखा है। तो -q से +q हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। खैर सवाल क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दी एक्सिस, यानी इसी एक्सिस के ऊपर यहां पे अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो कितना होगा? देखो इन जर्नल हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू डाइपोल ये होता था kp cos थीटा अपॉन में r², वेयर k इज व्हाट? कांस्टेंट 1/4πε0, एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय दैट पोजीशन जर्नल वेक्टर विद द डाइपोल एक्सिस। अगर मैं हूं एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। cos 0 कितना होता है? 1। उस पोटेंशियल को क्या नाम दे दिया? v बोल दिया। तो बोल रहा है बताओ सेम डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? क्या वो ट्वाइस हो जाता है? नहीं सर, वो 0 हो जाता है। सर फिर ट्वाइस क्या होती है? सर वो ट्वाइस और हाफ का जो रिलेशन होता था ना कि E इक्विवेलेंट इज ट्वाइस ऑफ E पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का था। पोटेंशियल में तो पोटेंशियल कितनी होती है बेटा? तो सिंपल क्वेश्चन नहीं है क्या? 2023 का सैंपल पर इसे थोड़ा सा अच्छा था, ये तो बहुत इजी जा रहा है। शुरुआत के 2 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं, हमें आगे पता चलेगा। अगला सवाल जी बहुत ही इजी सवाल। रोटी ग्राफ बना रखे हैं आप लोगों को। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने एक पूरे पेज पे रोटी ग्राफ बनवाए थे, कंडक्टर्स के, सेमीकंडक्टर्स के, अलॉयज के, है ना, इलेक्ट्रोलाइट के। तो यहां पे जो ग्राफ दे रखा है आपको दिख रहा है, इनवर्स ग्राफ है। ये आपको याद होगा, ये सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। किसके लिए था? सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और अगर आपको याद हो, ये जो ग्राफ है ये कंडक्टर के लिए हुआ करता था। अगर ग्राफ ऐसा आ जाता तो वो अलॉय के लिए होता। देखो एक क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं ना सैंपल पेपर में, तो ये देखना चाहिए कि इससे मिलता जुलता और कौन सा सवाल बनेगा, इसलिए मैं को सारे बता रहा होता हूं। खैर इनमें बताना है कि मटेरियल ए और मटेरियल बी, यानी इसको ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी का है, तो इनमें से कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो साफ पता चल रहा है ये सेमीकंडक्टर है और ये कंडक्टर है ना। तो लिखा है ए मटेरियल इज कॉपर, कॉपर तो कंडक्टर, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मटेरियल ए इज जर्मेनियम, हाँ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है, और बी इज अ कॉपर, कॉपर कंडक्टर होता है, तो ये ऑप्शन
सही अभी तक लग रहा है। थर्ड पढ़ लेते हैं, मटेरियल ए इज अ नाइक्रोम, नाइक्रोम इज नथिंग बट इट इज अ अलॉय, है ना, निकल और क्रोमियम का मिक्सचर। मटेरियल बी इज अ जमीन, बिल्कुल ही गलत है सर, है ना, मटेरियल ए इज अ कॉपर, गलत है, मटेरियल बी इज अ नाइक्रोम, जिसका ये भी फर्क है, अलॉय ना, इसका ग्राफ नहीं है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनने वाला है, बस सेकंड ऑप्शन बनने वाला है। सिंपल है कि नहीं बेटा? अगला सवाल लेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, सारे बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन। चलिए सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने, इसमें लिखा है टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स पी एंड क्यू हैव देयर रेडियाई इन द रेशियो ऑफ 2:3, लूप क्यू कैरीज अ करंट ऑफ 9 एम्पियर। अच्छा 2:3 का मतलब है कि पी का रेडियस छोटा और क्यू का रेडियस बड़ा है। इसका रेडियस मान लेते हैं आर पी और इसका रेडियस मान लेते हैं आर क्यू। जो Q है इसमें से कितना करंट जा रहा है, करंट जा रहा है इसके अंदर 9 एम्पियर इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैंने डायरेक्शन सही बनाई है, बोलो सही है क्या? अब इसने बोला है फॉर मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो एट कॉमन सेंटर लूप बी मस्ट बी कैरी। सबसे पहली बात, जो बाहर वाला लूप है, हाँ दिख नहीं रहा है, कलर बदल देते हैं, जो बाहर वाला लूप है जिसमें कितना करंट पास कर रहा है 9 एम्पियर का, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट द सेंटर ऑफ द लूप विल बी म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, सही कि नहीं? लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, outside या outward of the plane. For magnetic field to be zero in this, the current must be in a clockwise direction, ताकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन जाए। भाई बी क्यू जो है वो बाहर है, तो बीबी कहां बन जाए, अंदर, अंदर बोले तो करंट ऐसे, बोलो हाँ या ना? यानी मेरा आंसर क्लॉकवाइज वाला होने वाला है, सही है क्या? अगर मान लो सारे में से एक क्लॉकवाइज वाला होता तो मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। खैर इस पॉइंट पे मैं लिख देता हूं फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ टू बी जीरो एट O, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज O, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, बोलो ना यार, एज दे आर opposite in direction they cancel out each other, they cancel out each other। वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, कैंसिल आउट करेंगे। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट आई पी अपॉन में 2rp इज इक्वल टू म्यू नॉट आई क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यू। म्यू नॉट टू कैंसिल। अच्छा क्या निकालना है तेरे को, आईपी, तो आईपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, आरपी अपॉन में आर क्यू मल्टीप्लाई बाय आई क्यू। नाउ ये क्या दे रखा है सर, ये दे रखा है रेशो इन द रेडिया इन द रेशो, पहला नाम कौन सा है, पी है, तो आरपी अपॉन में आर क्यू। क्या दे रखा है बच्चों, 2:, डाल दे वैल्यू 2:3, ये हो गया। और आई क्यू की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू यहां पे 9, 3 3 9, कितना आ गया 6 एम्पियर। ऑप्शन कौन सा लगा रहे हो, फोर्थ या डी, कुछ भी बोल लो। एमसीक्यू के क्वेश्चन करते वक्त पता नहीं मैंने बताया तुम्हारे बैच में नहीं, लेकिन जब भी ऑप्शन लिखोगे तो पूरा आंसर लिखोगे कि साहब चौथे का आंसर क्या होगा, 6 एम्पियर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फिर जो फोर्थ है उसको क्या कर दोगे, सर्कल, पूरा लिखोगे। कितना टाइम लगेगा, 10-12 सेकंड लगेंगे एक क्वेश्चन को ऐसा लिखने में। तो ऐसे क्या सर हमारे 150 सेकंड खत्म हो जाएंगे या 200 सेकंड, सेकंड गाइस, सेकंड है ना। सूचना मिल गई होगी क्लास की, ओपन लेक्चर की, आ रहे हो सारे। प्रैक्टिकल किसी का है क्या उस दिन, कभी है, 12 को है, कितने बजे तक खत्म हो जाता है? हाँ मतलब मैंने एक्चुअली टाइमिंग रखी है 3:30 और 3 o'clock है ना। हाँ विल बी फाइन, विल स्टार्ट विद 3:30 तो विल वाइंड अप एट 6:30 के आसपास खत्म कर देंगे। 150 क्वेश्चन कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं उस दिन, बिकॉज विदाई है हमारी।
हाँ, विदाई का मतलब होता है कि बैच खत्म होना, दिस इज अ फेयरवेल, लाइक वो साड़ी वाड़ी पहन के नहीं आना कि सर वो मैंने नया सूट सिलवाया था वो पहना नहीं। तो ओपन लेक्चर है, जो ऑनलाइन है वो भी सुन लीजिए, ओपन लेक्चर है, 150 क्वेश्चन वो कराने हैं। उसका हैंड आउट भी मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट समझना होगा। कोई बुकलेट नहीं लानी, कोई ब्लैक बुक नहीं लानी, कुछ लानी। ब्लैक बुक ले आना अगर रेफरेंस कभी लगा बीच में तो ज़रूरत पड़ना नहीं, सिर्फ आपको अपने आप साफ सुथरा सुंदर बनकर आना है। हाँ मतलब नहा धो के तो ना फोटो खराब आती है वरना। वाइट शर्ट स्क्रिबल्ड है, हाँ गंदी वाली नहीं, पुरानी वाली पहना है, स्कूल की पहना है। वेरी इजी क्वेश्चन, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद है किसी को कॉन्सेप्ट याद है? एम्पियर सेकेंड लॉ की पिछले पेपर में एक क्वेश्चन की डेरिवेशन कराई थी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर है, इसका मान लीजिए एरिया कितना है बच्चों, पाई ए स्क्वायर, रेडियस कितना हो गया, आर की जगह स्मॉल ए लिख लिया। हमें बोला गया कि बताओ यार बाहर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आर डिस्टेंस पे, या फिर अंदर आर डिस्टेंस पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज बतानी है। तो याद कर लो मेरे साथ ग्राफ, सिर्फ तो ग्राफ याद होगा तो एक्सप्रेशन याद हो जाएगी पक्का। कैसे? ग्राफ मेरे ख्याल से मोस्टली सब बच्चों को याद होगा, याद है कि नहीं? ये B है और ये R है। गाइस R कहां से होता है? R होता है सेंटर से। R कहां से? तो अगर मैं यहां पहुंचूंगा तो R इक्वल टू A हो जाएगा, दैट इज ऑन द सरफेस। यानी इससे पहला सारा पॉइंट इनसाइड, इससे बाद वाला पॉइंट सारा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा स्ट्रेट है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो हाँ या ना? तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बाहर। यानी अगर मैं इनसाइड का फॉर्मूला लिखूंगा तो जो भी कुछ आएगा उसमें आर ऊपर आएगा। बोलो हाँ या ना? और अगर इसमें आएगा तो जो भी आएगा लेकिन आर नीचे आएगा। सही है? अच्छा, ये तो भैया आउटसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे होता है जैसे स्ट्रेट कंडक्टर का होता है, जो कि कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। सिंपल है क्या? यहां पे म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर होता है और आई तो आता ही है, तो म्यू नॉट आई आर 2 पाई ए स्क्वायर। ये हो गया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया आउट। मुझे याद करने में प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि मैंने इसे ऐसे याद किया हुआ है और मेरे दिमाग में ना इमेज हुई हुई है एक, ऐसा फोटोग्राफी में खिंची हुई होती है कि हाँ नीचे कुछ ना ए स्क्वायर जैसा कुछ है, तो नीचे स्क्वायर जैसा कुछ है, और फिर वो आर स्क्वायर नहीं हो सकता बिकॉज आर साथ तो फिर कट जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न द फॉर्मूलाज। दोनों फॉर्मूलाज क्लियर है? अब सवाल क्या पूछा गया है कि देयर इज अ स्ट्रेट वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कैरीज अ करंट ऑफ आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, the ratio of the magnitude of the magnetic field at a distance a by 2 above and to the a by 2 below the surfaces। ये सेम क्वेश्चन आपकी बुकलेट में थ्योरेटिकली मैंने करा रखा है, लेकिन चलो अभी सॉल्व कर रहे हैं। नाउ a by 2 below यानी a by 2 इसके अंदर अगर चला गया तो r की वैल्यू भी a by 2 रह जाएगी बिकॉज a माइनस a by 2, यानी मेरा ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई a by 2 डिवाइड बाय 2 पाई a स्क्वायर। a से कट जाएगा, दिस बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a। अरे बोलो तो सही यार। अच्छा, व्हेन वी से r by a by 2 above the surface, guys what is the magnitude of r become? R becomes 3a by 2 बिकॉज अगर मैं इससे a by 2 ऊपर गया और ये तो मेरा ऑलरेडी a है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस a by 2, दिस बिकम्स 3a by 2। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई 3a by 2, 2 से 2 कट कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 3 पाई a। ये आउटसाइड आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड उसने कौन सा रेशियो बनाना है, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, a by 2 अबव टू a by 2 बिलो, यानी कि नीचे कौन आएगा, bi आएगा, तो b नॉट अपॉन में bi कितना हो गया, ये आ गया 4:3। ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन 3। सारा खेल फॉर्मूले का था, इसमें तो फॉर्मूला याद, बात खत्म।
आगे चल सकते हैं ये दीदी? नहीं समझ में आया? हाँ, वीओ, हाँ ओके। नोट करना है कि किसी को? फटाफट। चलिए जी, अगला सवाल। अगला सवाल है, इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन द मैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज इट्स परमेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टॉपिक लास्ट ईयर डिलीट हो चुका था, इस साल नहीं कह रहा, लास्ट ईयर, फिर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये साल आ सकते हैं क्या? आपको याद होगा कई साल पहले की बात है, हमने क्लास में एक फॉर्मूला लिखा था, ये याद है क्या? मैं तो डिराइव भी करवाया था, तब भी वो एग्जाम में तो नहीं था, अभी भी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो म्यू आर क्या कहलाता है बच्चों? म्यू आर कहलाता है रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। अच्छा, हम सबको पता है रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला म्यू एम अपॉन में म्यू नॉट होता है, क्या बोलो यार? सही है। अच्छा, किसी को याद है कि सर ये क्या, ये कैसा शब्द सा, ये क्या है ये? वेरी गुड, ससेप्टेबिलिटी, काय, काय, वैल्यू ऑफ विच फॉर अ डायमैग्नेटिक मेटल इज अ नेगेटिव, फॉर पैरा इट इज स्लाइटली पॉजिटिव एंड फॉर फेरो इट इज वेरी हाई, एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस काय is actually equal to I by H, if you remember. I is called as intensity of magnetization and H is magnetizing field, वो field जो magnetize करती है, जिसके लिए ये क्वेश्चन बनाया गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो चलो ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन में एच लिख लेता हूं। अच्छा, किसके बारे में बात हुई है? परमेबिलिटी की बात हुई है, यानी म्यू एम की बात हुई है। म्यू नॉट, म्यू आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? म्यू नॉट इज इक्वल्स टू म्यू एम इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस आई अपॉन में। अरे बोलो तो सही यार, है क्या नहीं फॉर्मूला ये? अभी ये फॉर्मूला तुम्हें याद था, तुम इसे फॉर्मूला बना सकते हो गाइस। एच कौन थी? हेमा? नहीं, तुम्हें कहानी नहीं सुनी थी इस बार? अरे छूट गई, चलो छोड़ो, बहुत लंबी है, टाइम खराब हो जाएगा। एच किसी बैच में तो सुनाई थी मैंने, कहानी थी, ये याद है? 16 साल के लड़के की, मैग्नेटाइज हुआ, फिर उधर मैग्नेटाइज नहीं हुआ, फिर दूसरा मैग्नेटाइज होगा, हैं? इतने में सुनाई थी, लुच्चों का बैच है ना वो। गाइस एच, एच क्या मैग्नेटाइजिंग? चलो जी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाई, बोलो परमेबिलिटी क्या करेगी? आंसर है एक्सप्रेशन लिखना जरूरी है सर। वैसे मैं बता दूं, ये साल भी डिलीटेड पार्ट है, डिलीटेड पार्ट है ये। कई बार तो सीबीएसई खुद ही डिफेंड कर देता है, इतना तो आना चाहिए आपको, लाइक अ स्कूल टीचर, इतना तो तुम्हें पता नहीं गाइस, इतना तो पता होना चाहिए। तो प्लीज पढ़ लो, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ लो कि हाँ ठीक है, ठीक है। अगला सवाल ले ले। अगला सवाल है, there is an iron core coil or is connected in the series। आयरन कोड का मतलब है इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की रॉड इंसर्टेड है और वो ये बल्ब के साथ लगा रखी है विद अ एसी सोर्स एज शोन इन द फिगर। व्हेन आयरन पीस इज टेकन आउट द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल बी। हाँ जी, इसको ऐसे बाहर निकाल लिया, तो जैसे रॉड को बाहर निकाला, रॉड का एल चेंज हो गया। गाइस पे अटेंशन, एल का फॉर्मूला म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय, रॉड डाल रखी थी सोलोनाइड के अंदर, रॉड जैसे निकाली म्यू आर हट गया क्योंकि एयर हो गया और एयर के लिए 1 होती है, तो एल बढ़ गया घट गया? देखो एल जो म्यू आर होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इज ऑलवेज ग्रेटर। ग्रेटर किसके लिए? ग्रेटर फॉर सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन के लिए इज ऑलवेज ग्रेटर। तो जैसे रॉड हमने बाहर निकाल दी
जो म्यू आर जो पहले था, जो ज्यादा हो रखा था, वो कम हो गया, एल कम हो गया। एल कम हो गया तो एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल होता है, तो एल कम हो गया तो एक्सएल कम हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सएल? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। अगर रेजिस्टेंस ही कम हो गई, अगर रेजिस्टेंस ही कम हो गई तो करंट की वैल्यू, करंट बढ़ गया तो जो ब्राइटनेस है बल्ब की वो इंक्रीज और डिक्रीज। एक्सएल कम हो गया, करंट की वैल्यू बढ़ गई, करंट बढ़ गया तो ज्यादा ग्लो करेगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे बेटा, मेरे साथ साथ लिखेंगे सारे, ठीक है ना? प्रैक्टिकल चाहिए होगा? क्या दिया फिर? मान गया वो? ऐसे फेंक दिया होगा वो तो आएगा, वो ऐसे ही होता है। कितने में लिया? 3.5। ठीक है, और क्या। इसका कल प्रैक्टिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम मुझसे पूछा सर वो प्रोजेक्ट क्या देना है और मैंने नीचे खड़े होकर इसे 2 प्यारे प्यारे फिर शब्द बोले जो क्लास में मैं नहीं बोल सकता। फंसवाएगा क्या है? मैं हूं ऐसा भाई, बॉर्न इंजीनियर 14 साल का वनवास के बाद श्री राम आए थे, 14 साल मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में बिताए हैं। अब देखो कितना, मतलब मेरे साथ के जो प्रोफेसर्स लोग थे ना, मतलब मेरे जो सीनियर थे, या तो बोलते थे आप थोड़ा ज़्यादा कैजुअल नहीं हो। अच्छा, वो लोग कितने सोफिस्टिकेटेड, लाइक व्हेन यू मीट अप कॉलेज प्रोफेसर ना, यू फील लाइक वो बात ही नहीं करता ज़्यादा। अच्छा, वो पीछे वैसे ही होते जैसे मैं हूँ। हमारे एक जोड़ी ऐसे एक दिन क्लास में एंड आई सडनली एंटर, देन ओके ओ तू है क्या, चल और बता, लाइक दैट्स ओके। मेरे केमिस्ट्री के सर थे एक, उनका नाम था आर एस धैया, अभी भी मतलब भगवान के वजह से हैं यहाँ पे हाँ हाँ, कोई नहीं, ये तो यूट्यूब पे भी जाएगा ऐसे। तो वो बहुत स्मोक करते थे, बहुत ज्यादा। चलो स्मोक कर ले, ठीक है, बीड़ी पीते थे। एंड द वे ही टीचेस केमिस्ट्री, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्रतिभा की फैकल्टी थे वो, प्रतिभा विकास में थे, नाम कटवाना पड़ेगा वीडियो में से, बट दैट्स ओके। इस क्वेश्चन समझ में आ रहा तुम लोगों को? 8वां क्वेश्चन करेंगे बेटा, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिर मैं वो लाइन बोलूंगा कि मैंने यूट्यूब पे इतना बढ़िया लेक्चर पढ़ा रखा है ईएमवेव्स का, आप प्लीज सब कर लो। 2 लेक्चर्स हैं सारे, एक एक क्वेश्चन आपका ईएमवेव्स का होगा। खैर ईएमवेव पे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है वो कौन सा सही नहीं है, इसमें लिखा है दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यस और नो। करेक्ट, they do not require any material medium. However, their speed is different in different mediums. For air, the speed is 1 upon में mu naught epsilon naught. For any medium, the speed is 1 upon में mu m epsilon m permittive to the medium. या फिर अगर मैं इसको लिखना चाहूं बच्चों, तो ये म्यू आर म्यू नॉट लिख सकता हूं इस वाले को। बोलो तो सही यार, गलत तो नहीं लिख रहा? अबे म्यू आर का फॉर्मूला म्यू एम अपॉन में म्यू नॉट होता है, तो म्यू एम का फॉर्मूला कितना होगा? म्यू आर इंटू म्यू नॉट। एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन एम। बोलो सही है क्या? तो इसके लिए क्या लिख लिया? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। अब इसको तोड़ तोड़ के अलग कर लिया, क्या हो गया? ये हो गया 1 अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 1 अपॉन में म्यू आर एप्सिलॉन आर। अब इसको अपन सी बोलते हैं, तो वी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? सी अपॉन में अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन। तो ये भी तरीका है लिखने का फॉर्मूला। खैर प्रूफ ये हो जाता है कि एयर में जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और जो मीडियम में होती है वो अलग अलग होती है। हावेवर एयर में सबकी स्पीड एक जैसी होती है, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इन्फ्रारेड सबकी सेम होती है। खैर तो ये तो गलत है, मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप भी ट्रू लिख लो उसके आगे, ये तो ट्रू है। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन्स मैक्सिमम मिनिमम एट द सेम टाइम। हाँ यार, ये भी सही लग रहा है। सही है क्या? आप लोगों ने वो बनाया था क्या ऐसा ग्राफ मेरे साथ के क्लास में, है ना? और ऐसा बनाया था, याद करो। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मैक्सिमम, वहीं मैग्नेटिक फील्ड इसका भी मैक्सिमम।
लिखा है द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन, सही है यार भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी बराबर बराबर डिवाइड होती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने इसे प्रूव भी किया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया हुआ है जिसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी के बराबर की थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। फिर वहां पे बी की जगह ई और सी की टर्म्स बदला था, फिर सी की जगह ये फॉर्मूला डाला था एंड वी प्रूव दिस। तो सी लेक्चर दैट, वो हमने लेक्चर में पढ़ा रखा है, ये बिल्कुल सही है। तो ये भी ट्रू है बेटा, ये भी ट्रू था और ये भी ट्रू है। साफ साफ चीख चीख के ये बता रहा है कि ये गलत है, बिकॉज उसने बोला हुआ है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट, दे आर परपेंडिकुलर। तो ऑफ कोर्स यही मेरा सही ऑप्शन है। हाउएवर हमें पता चल गया था, बस मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं हर क्वेश्चन के माध्यम से, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ नॉलेज चली जाए, ताकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसके जैसा तो आएगा, बट मेरे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाँ ऐसे बोलना है ना। चलो अगला सवाल आ रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये क्वेश्चन मुझे रिमाइंड कराता है आपके बुकलेट का एक सिंपल सा क्वेश्चन, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं दो प्रकार से दो लूप जो है वो बाहर निकाल रहा हूं। इमेजिन करो, ये शायद आप लोगों ने क्वेश्चन भी थोड़ा सा रिकॉल कर लिया होगा, है ना। जब ये बाहर निकलता है ना, ये वाला सर्कुलर पोर्शन बाहर निकलता है, तो इसमें से पहले इतना एरिया बाहर निकलेगा, फिर इतना एरिया बाहर निकलेगा, फिर और बड़ा एरिया बाहर निकलेगा। बोलो हाँ या ना। यानी इसमें जो एरिया चेंज है वो नॉन यूनिफॉर्मिटी के साथ है, यानी पहले थोड़ा थोड़ा कम एरिया बाहर निकला, फिर ज्यादा थोड़ा, फिर और ज्यादा, और फिर अगली स्टेप कौन सी निकलेगी, कम वाली। अगली स्टेप क्या निकलेगी, और कम वाली। यानी यहां पे जो da/dt है वो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं चाहे स्क्वायर लूप हो चाहे रेक्टेंगुलर लूप हो, उसमें हमेशा एक ही प्रकार के लेंथ की स्टेप बाहर निकलने वाली। देखो बोलो हाँ या ना। अब चाहे इसकी जगह स्क्वायर की जगह क्या हो, पूरा पीस रेक्टेंगुलर हो, तो इसमें भी क्या निकलेगी, एक ही प्रकार के या एक ही मैग्नीट्यूड के एरिया की स्ट्रिप निकलेगी। यानी यहां पे da/dt क्या होगा बच्चों, ये कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है मेरी क्या, ये कांस्टेंट होगा। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्रैक करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अ रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर एंड इलिप्टिकल लूप्स ऑल इन xy प्लेन मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी vi कैप, यानी कि इधर भाग रहा है। ठीक है क्या, बोलो हाँ या ना। इसमें बोला है द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस, यानी कि अंदर की तरफ है। बोलो सही है क्या, हाँ सर है, सही है। लिखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दीज लूप्स आउट ऑफ द फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। भाई जिसका da/dt कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज E का फॉर्मूला होता है बच्चों d∅/dt। फाइ की जगह b लिख दूं बेटा, बोलो यार, तो b बाहर आ गया, क्या आ गया, da/dt आ गया। नेगेटिव साइन लिखना है तो लिख दीजिए, बोलो हाँ। तो E जो है वो किससे प्रोपोर्शनल है, da/dt के, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना, जो लगी हुई है अंदर वो तो लगी हुई है। यानी जिसका da/dt कांस्टेंट होगा उसका E भी, समझ में आ रहा है क्या, जिसका da/dt कांस्टेंट होगा उसका E भी। अब भाई बता, क्या इसका E da/dt कांस्टेंट होगा, पहले थोड़ा निकल रहा है, फिर ज्यादा निकल रहा है, फिर और ज्यादा निकल रहा है, फिर और ज्यादा निकल रहा है, फिर और ज्यादा निकल रहा है, फिर कम होना शुरू हो गया। बोलो ना यार। यानी कि इसके लिए और इसके लिए तो da/dt कांस्टेंट नहीं है, यानी इसके लिए ईएमएफ भी कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट है ना। इन्होंने क्या बोला हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ बोला हुआ है, इसे जगह करंट बोल दे, पावर बोल दे, एक ही बात है। बिकॉज अगर E चेंज होता रहा तो I भी चेंज होता रहेगा, बिकॉज I का फॉर्मूला E/R। और अगर I चेंज होता रहा तो पावर भी तो चेंज होता रहेगा, बिकॉज पावर का फॉर्मूला I²R होता है। फोर्स की बात करें तो फोर्स भी बदलता रहेगा, सो मेनी थिंग्स। तो भैया दिस विल नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी ऑफ द फोर लूप्स, नहीं गलत है। द सर्कुलर एंड इलिप्टिकल, नो नॉट एट ऑल। रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, इलिप्टिकल नहीं। अच्छा, नॉट रिमेन कांस्टेंट, सॉरी गाइस, माय मिस्टेक, दिस इज द आंसर। मैं कांस्टेंट ढूंढने लग गया। इज नॉट कांस्टेंट फॉर सर्कुलर एंड इलिप्टिकल। रेक्टेंगुलर तो बकवास था, ये भी कहता था, सही है कि नहीं, समझ में आ गया क्या। तो da/dt कांस्टेंट ये हो गया, देयरफॉर E कांस्टेंट हो गया। da/dt वेरिएबल हो गया, इसलिए E भी नॉट कांस्टेंट, E भी वेरिएबल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, तो अच्छा लगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। आगे चलेंगे, चलिए जी। अगला सवाल बहुत ही इजी सा सवाल है बच्चों। अगला सवाल क्या लिखा, सवाल पढ़ेंगे। सवाल लिखा है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द पार्ट डिफरेंस एट अ पॉइंट
at a certain point on the screen between two interfering waves is 1/8 of, now x is equal to lambda by 8. phi का फॉर्मूला हो गया 2 pi by x into lambda. What does this x stands for? Path difference. What does phi stands for? Phase difference. बोलो तो सही यार. 2 pi by lambda into x. x की जगह I'm sorry, मैंने क्या लिख दिया? 2 pi by lambda into x. सही है? 2 pi by lambda into x. phi का फॉर्मूला 2 pi by lambda into x. x की वैल्यू lambda by 8. lambda से lambda काट दिया, ऐसे कटे, कितना आ गया? pi by 4. सही है? ये आ गया मेरा pi by 4. क्या हो रहा है यार ये? phi की वैल्यू कितनी आ गई? pi by 4. सही है? pi by 4. फिर कितना आ गया? pi by 4. हमें बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज. अच्छा, एट द सेंटर और ऑल द फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी. तो सेंटर ही क्यों बोल रहे हो यार? हमें मालूम है वाईडीसी एक्सपेरिमेंट में, वाईडीसी सेटअप में जितनी भी सारी इंटेंसिटीज थी वो 4I0 थी. याद करो. अच्छा, वो क्यों होती थी? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi था. बोलो. अच्छा, मैं मानकर चलता हूं कि सबकी इंटेंसिटी सेम है. बोलो यार. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा. तो I का फॉर्मूला हो गया 2I0 प्लस ये कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स 2I0. बोलो यार. I1 I2 की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? I1 I2 की जगह हम I0 पुट कर रहे हैं. तो 2I0 प्लस 2I0 cos phi. बोलो. तो I कितना आ गया? ये आ गया. 2I0 कॉमन निकाल लिया. 1 प्लस cos pi बाय 4. cos pi बाय 4 कितना होता है? 1 बाय रूट 2. 0.7 लिख लो. 0.707 तो 0.7 लिख लो. बोलो यार. तो ये हो गया 2I0 इंटू 1 प्लस 0.707 होता है ना बेटा. कितना हो जाएगा? 2I0 यह जगह 1.707. सही है क्या? सॉल्व नहीं कर रहे. अच्छा, ये I हो गया और वो होता है हमारा मैक्सिमा कितना होता है? 4I0 का. तो इन दोनों की रेशियो निकालनी है. तो I अपॉन में I मैक्स की रेशियो, I मैक्स के I0 बोल देता हूँ, I एट द सेंटर बोल देता हूँ, सेंटर ब्राइट. कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2I0 1.707 डिवाइड बाय 4I0. बोलो यार. I0 से I0 काट दिया, इसे 2 काट दिया. 17 8 0.8 वाला आंसर. अच्छा, ये दोनों में मैच कर रहा है. कितना हो गया? ये हो गया 1.707 डिवाइड बाय 2. बोलो ना यार. थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा. तो 8 दूनी 16, 10 एक डेसिमल 5. 0.85 इज मोर एप्रोप्रिएट. कौन सा लगाऊंगा? बोलो. सही है. फिर वो पाई बाय 8 निकालने का प्रॉब्लम आ रहा था. इस बच्चे ने सवाल क्या पूछा बता दूं एक बार. ये कह रहा है सर वो ये आप जब कर रहे हो तो वो कर लेते ना. I इज इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर phi बाय 2. याद है क्या? cos स्क्वायर phi बाय 2. phi की वैल्यू बताओ कितनी है? phi की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 4. पाई बाय 8 हो जाएगी क्या? अब पाई बाय 8 को फिर सॉल्व करना पड़ेगा पाई प्लस पाई बाय 4 के टर्म्स में. तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा बचाने के लिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया. हाँ बोलो यार. तो ये भी बात तो सही है. तो 0.85 मेरा आंसर आ गया. दिस इज द आंसर. अगला सवाल लेंगे बच्चों. उस हर बच्चे को सैंपल पेपर करने का बेनिफिट मिलेगा जो बुकलेट्स पढ़ रहा है. और बुकलेट पढ़ने के बाद आप देखोगे जिस प्रकार से सवाल किए जाते हैं वो हैं जो सैंपल पेपर में मैंने बताए हैं, या जो मैं क्लास ले रहा हूं उसमें भी यही क्वेश्चन से कराने हैं. मुझे कोई टॉपिक थोड़ी ना पढ़ाना है. ये जो क्लास में ले रहा हूं अभी 12 तारीख को, इसमें मुझे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं. वैसे ये क्लास मैंने प्लान की थी एक बार पहले भी, जब मैंने सोचा था कि मैं पार्ट 1 को 3-4 घंटे में एक साथ रिवाइज करवा दूं. फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं अभी आदत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप सबको आदत है 3-3 4-4 घंटे बैठ के पढ़ने की, तभी मन लगा के पढ़ पाएंगे. तो अपने यार दोस्तों को बता देना. अच्छा, एज इट इज ओपन तो एक्सटर्नल जो बच्चे हैं
वो भी आ सकते हैं, दे नीड टू पे, जो भी एक छोटा सा अमाउंट ऑफ फी होता है वो जमा करा के क्लास अटेंड कर सकते हैं। शुरू करें जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। बहुत इजी सवाल बच्चों, बहुत इजी सवाल। क्या पढ़ा है? द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वर्क फंक्शन होता क्या है? वर्क फंक्शन तो एनर्जी है, एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ निकालनी। कितना सिंपल क्वेश्चन है वो। 12400 याद है? 1240 भाई, यहां पे जो है वो, क्योंकि आंसर जो है एंगस्ट्रॉम में है, तो 12400 वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चों, हमने लर्न कर लिया है कि एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है SC अपॉन में लेमडा, SC अपॉन में लेमडा। और इसी का फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया था 12400 डिवाइड बाय लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, या फिर हमने एक फॉर्मूला बना लिया था 1240 डिवाइड बाय लेमडा इन नैनोमीटर। हमने ये फॉर्मूलाज बनाए थे बेटा। अब ये एनर्जी कोई भी एनर्जी हो सकती है, ये थ्रेशोल्ड के लिए ये जो वर्क फंक्शन है ये भी हो सकती है। यानी अगर हमारा लेमडा इन एंगस्ट्रॉम निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? 12400 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन, यानी कि W फाइ नॉट, ऐसा कुछ लिखते थे हम लोग, क्या लिखते थे, है ना, ये लिखते थे। तो ये हो गया 12400 डिवाइडेड बाय कितना बेटा? फाइ नॉट की वैल्यू कितनी है? फाइ नॉट 4.14, और ये भी कैंसल आउट हो गया। आंसर बताओ, 3 कुछ आ रहा है, 3000 ही आ रहा है। हाँ, एक ही ऑप्शन है। कौन सा पार्ट हो गया? थर्ड पार्ट। वैसे एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। वेरी गुड, 29 का 2995 शायद इसका आंसर आ रहा है, 2995। तो भाई अप्रॉक्सीमेट तो मिल ही गया ना। तो अब बताओ इस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम स्पेंड किया? 2 मिनट है ना, हमको पढ़ लेगा 2 मिनट। हमने नहीं, एग्जाम में तुम्हें कितना करना पड़ेगा ये सोचो, बस इतना टाइम चाहिए। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि सर MCQ वाले पहले कर लो। इसे रील आ रही, रील बनाई थी मैंने, है ना। हाँ हाँ, अभी तो बहुत सारी आएंगी। बड़े सही बात तो है कि MCQ पहले कर लो, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ऐसे हो जाएंगे 10 नंबर आगे। बाद में ना ये वाले क्वेश्चन होते नहीं है। अच्छा, बाद में तो कुछ भी नहीं होता। तो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी भी क्लास 12 तारीख को है, रील में नहीं है वो। कह रहा वो रील में आएगी कि नहीं, वो ऑफलाइन क्लास है आपकी जो वहीं पे बाहर होगी, बता देंगे कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल क्वेश्चन गाइस। लिखा द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज 5.3 10 to the power minus 11। द रेडियस ऑफ n इक्वल्स टू 3। आर एन का फॉर्मूला n² R0 हुआ करता था, याद करो सर। ये CTM में याद कर लीजिए। सर आपने पढ़ाया कभी ये? क्या आपने कभी डिराइव किया है? ये किया है। बोहर्स थ्योरी करते हुए जब हम लोग एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट निकाल रहे थे, वहां पे हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला भी निकाला, एनर्जी का भी फॉर्मूला निकाला। और फिर जब मैंने MEQ बनाया, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो मैंने PDF बनाया आप लोगों के लिए, उसमें मैंने टाइम पीरियड का क्वेश्चन में डाल दिया। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। भाई रेडियस तुम्हें पता है, रेडियस का फॉर्मूला याद है? n² s² अपॉन में 4π² m k z²। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? वेलोसिटी। एनर्जी का फॉर्मूला याद है? सारे फॉर्मूले अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें याद है, तुम्हें मान लीजिए रेडियस का फॉर्मूला पता है, एन का फॉर्मूला पता है, तो तुम्हारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं पता, मिल जाएगा। बोलो बोलो। तुम्हें ये भी पता है और तुम्हें वेलोसिटी भी पता है, तो टी का फॉर्मूला क्या आएगा? 2πr/v। तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपने कहां डाला? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के PDF में डाल दिया, इसलिए वो करना बहुत जरूरी है। खैर, Rn का फॉर्मूला n² R0। कौन सा ऑर्बिट? यानी R ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी व्हाट? 9 टाइम्स ऑफ, सबको पता है R0 की वैल्यू 5.3 10 to the power minus 11 मीटर। वैसे मैंने जैसे याद की हुई थी ना, वो 0.529 एंगस्ट्रॉम याद कर रखी थी, जिसको हम लोग बोलते थे बोहर्स ऑर्बिट। द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एज अ बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस। कई बार इसको बोहर्स रेडियस को
अपन ए नॉट भी लिख देते हैं, कभी आर नॉट लिख देते हैं, कभी R1 लिख देते हैं. 0.529 एंगस्ट्रॉम. व्हाट इज बोहर्स रेडियस गाइस? इट इज द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. बोहर्स रेडियस. एक टर्म और पढ़ा था बोहर्स के नाम पे, बोहर्स मैग्नेटॉन. याद है क्या? बोहर्स मैग्नेटॉन is nothing but it is a magnetic dipole moment associated with the first orbit of the atom. म्यू का फॉर्मूला EL/2m. लास्ट क्लास में पढ़ाया है, कई एक्सप्रेशन में पढ़ा है. 2023-24 के पेपर में म्यू का फॉर्मूला EL/2m का फॉर्मूला पढ़ाया था बच्चों, या फिर EH/4πm का. याद है क्या? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए डेरिवेशन करवाई थी मैंने, पढ़ाया ये. तो बोहर्स जहां भी नाम के आगे लग जाए ना फिजिकल क्वांटिटी के, वो फर्स्ट एटम फर्स्ट ऑर्बिट की हो जाएगी बस. खैर इसका आंसर निकाल सकते हो. तो 5:45, तो ये कोई आंसर आ रहा होगा? बोलो यार. तो सॉल्व तो खैर मैं नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये आंसर होना चाहिए, बिकॉज और कोई ऑप्शन मैच भी तो नहीं कर रहा आसपास. बोलो, बिना करे ये सॉल्व हो रहा है ये तो. हाँ, अगला सवाल शुरू करें. अगला सवाल शुरू करें. Which of the following statement about nuclear force is not true? कौन सी नहीं है? तो ट्रू ट्रू लिखते हुए चलेंगे, फिर बाद में वाले में काट देंगे. The nuclear force between two nucleon falls rapidly to zero as the distance between is more than few 5. हाँ सही है. अगर फर्मोमीटर ये लिखा है फेम्टोमीटर्स, ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस के लिए फेम्टो इस्तेमाल किया जाता है. अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो न्यूक्लियर फोर्स जो है खत्म हो जाएगा. न्यूक्लियर फोर्स को इसी कारण से शॉर्ट रेंज, बहुत बढ़िया, किसने बोला? बहुत बढ़िया बेटा. इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं. इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. अगला कहता है न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन कूलम्ब फोर्स. गलत है यार भाई, वो तो कोलंबिक रिपल्शन से भी ज्यादा है. तभी तो दो प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनके रिपल्शन के बावजूद भी वहां बैठे हुए हैं. तो ये क्या बनेगा बेटा? फॉल्स. The force is attractive for a distance larger than 0.8 fermimeter and repulsive as they separated at a distance of 0.8. ग्राफ याद है क्या? कहानी भी याद होगी. R की वैल्यू 0.8 fermimeter याद आ रहा है क्या? इससे पहले अट्रैक्शन, उसके बाद रिपल्शन. ज्यादा नजदीक मत आओ, रिपल्शन शुरू हो जाएगा. तो ये भी ट्रू है बेटा. The nuclear force between neutron, proton is approximately same. हाँ बताया था. इसीलिए मैंने बोला था इट इज नॉट चार्ज डिपेंडेंट, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट. हाउएवर दे आर स्पिन डिपेंडेंट. देखा ए के क्वेश्चन से कितना सब कुछ रिवाइज कर लिया. सही है क्या? अगला सवाल बड़े सवाल है बेटा. सवाल भाई, ये जो ग्राफ है, ये जो डायग्राम है, LCR सर्किट है. L येरा, C येरा, आई एम सॉरी, R येरा, C येरा और R येरा. सही है क्या? मैं चेक कर रहा था, देखो यू गाइस आर अटेंटिव, वेरी गुड. कितना नेट कराऊंगा यार. 2 वोल्ट मीटर लगा रखे हैं, किधर एक इधर. इस वाले वोल्ट मीटर की रीडिंग 40 वोल्ट है. कितनी है? हमें इसकी रीडिंग बतानी है, जबकि हमें दे रखा है कि जो बाहर से जो सप्लाई हमने लगा रखी है वो 50√2 sin ω/t है. अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपने लगा रखी है इसमें पीक वैल्यू कितनी है? वेरी गुड, 50√2. जो पीक वैल्यू है E0 बोलते थे, या अपन V0 भी लिख सकते हैं क्या? एक ही बात है वैसे तो. अपन E0 लिखा करते थे, मुझे याद है क्लास में, है ना, E0 लिखते थे. तो E0 लिख लेता हूं इसको. E0 की वैल्यू कितनी है बेटा? 50√2. 50√2 वोल्ट हो गया. सही है क्या? अच्छा इसके हिसाब से ERMS कितना आ गया? ये हो गया 50√2 डिवाइड बाय √2. सर ये क्या किया आपने? अरे भाई वो ERMS का फॉर्मूला E0/√2 होता है ना, तो √2 से √2 कट गया तो कितना आ गया? 50 वोल्ट. तो ये क्या आ गया? ERMS इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट. समझ में आ रहा है क्या? 50 वोल्ट. अब ये 50 वोल्ट का मतलब क्या है? ये वो है जो इन तीनों के क्रॉस लगा रखी है. अच्छा मैंने पढ़ा है कि जो तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज होती है उसका स्क्वायर इक्वल टू ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का स्क्वायर होता है. सर ये कहां पढ़ाया आपने? हमने पढ़ाया था बेटा फेजर डायग्राम में.
फेजर डायग्राम में याद करो, यहां पे होता था EL माइनस EC, यहां पे होता था बेटा ER, बोलो हाँ, और यहां पे होता था नेट E, वही तो है ये नेट E जो लगा रखा है 50। तो अगर आप यहां पे पाइथागोरस लगाओगे बच्चों, बोलो, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर, यही है सर। बट ये कौन सी वैल्यू है, ये पीक वैल्यू नहीं है, ये RMS वैल्यू है। याद करो जब हमने ER को लिखा था, हमने ER को लिखा था IRMS इंटू R। याद करो जब हमने EL को लिखा था, क्या लिखा था, IRMS इंटू XL। याद करो हमने EC को लिखा था, क्या लिखा था, IRMS इंटू XC। तो ये जो E है ये मेरी RMS वैल्यू तो है बेला, ये RMS वैल्यू ही है। अब ये जो RMS वैल्यू है ये मैंने रखी कितनी 50, बोलो सही है क्या ना, 50 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ER मुझे नहीं पता, एक्चुअल में मुझे वो निकालना है, बोलो ना, इसके क्रॉस की वोल्टेज को हमने क्या बोल दिया ER, प्लस ये क्या है, ये वोल्टमीटर की रीडिंग है, कितनी है 40 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू ER का अंडर रूट। ऑप्शन बता दो कौन सा है, आपको समझ में आ गया होगा। हो गया, समझ में नहीं आया, पहले का रखा था, वेरी गुड। आंसर क्या आ रहा है इसका 30 वोल्ट, इसका कौन सा ऑप्शन लगा, ए लग गया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ए आंसर आ गया इसका 30 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे आए बेटा, बोलो। ओके, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, ये लेबल्ड ग्राफ नहीं है, तो इससे हम सिर्फ गेस करके ही आंसर निकाल सकते हैं। आप देखो ये V और X का ग्राफ है, और आपको पता है ग्राफ देखो तो कोई महान आदमी बोल गया कि उसकी क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो। अपन स्लोप नहीं निकाल सकते, कांट डिटरमिन। रीजन क्या है, क्योंकि मेरे पास इसका V का वैल्यू नहीं है, ये तो है बट ये नहीं, फिर लेबलिंग नहीं है, तो काफी कुछ नहीं है यहां पे। उन्होंने बोला यार आपके पास Vx का एक ग्राफ है जो कि हमें साफ सुंदर दिखाई दे रहा है, कहता आप EX का ग्राफ बना दो। जब भी E और V का कोई ग्राफ अगर क्वेश्चन आए तो उनके बीच के रिलेशन को याद करो। E और V का रिलेशन होता है E इक्वल्स टू dV बाय dx, सही है क्या, dV बाय dx। अब चेक करो 2 से लेके 4 डिस्टेंस के बीच में V चेंज ही नहीं हो रहा, और जब V चेंज ही नहीं हो रहा तो V कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0 होता है, यानी 2 से लेके 4 के बीच में E की वैल्यू 0 होने वाली है। नहीं समझ में आया ना, E की वैल्यू क्या होने वाली है, तो यानी कि 0, हाँ सर ये सही लग रहा है, 0, हाँ सर सही लग रहा है, ये तो बिल्कुल ही बकवास बात होगी, ये बिल्कुल बकवास बात होगी, तो हो ही नहीं सकता, रूल आउट हो गया। अब मुझे मालूम है कि E का फॉर्मूला एक्चुअल में माइनस dV बाय dx होता है। अच्छा, इसे बोलते हैं बढ़ती हुई स्लोप, तो उसको बोल लिख देता हूं यहां पे पॉजिटिव स्लोप, और इसको बोल देता हूं घटती हुई स्लोप, नीचे आती हुई इसको बोल देता हूं नेगेटिव स्लोप, सही है क्या नहीं। अब एक बात बताओ, अगर ये नेगेटिव ऑलरेडी है, पॉजिटिव स्लोप आ गया, तो आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी ये नीचे आएगा ना। और इस वाले केस के लिए नेगेटिव स्लोप है, यहां ऑलरेडी नेगेटिव है, और ये कौन है मेरी स्लोप ही तो है बच्चों, नेगेटिव ऑफ स्लोप हो गया ना, बोलो यार। ये यहां पे नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा लगा रहे हो। तो सॉल्व नहीं करना था, बस एनालाइज करना था ग्राफ को। कोई भी डाउट है, नहीं, पक्का समझ में आया है क्या, छोड़ सकते हैं क्या। चलें बेटा, चल बे, तो खत्म हो गया एमसीक्यू, नहीं है अभी, हाँ हो गए। अब आ गए असर्शन रीजन के क्वेश्चन। मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों बच्चे डरते हैं कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। इफ डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं आता, ये बहुत ईजी आता है, सीबीएसई में बहुत ईजी आने वाला है, बस थोड़ा सा पेशेंसली सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो जो पहला सवाल यहां पे आ रहा है वो कहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस ऑन डोपिंग, कि अगर आप डोपिंग करते हो तो उससे कंडक्टिविटी बढ़ती है। देखो सर, डोपिंग करते ही इसलिए है कि कंडक्टिविटी बढ़े। जैसे मान लो प्योर सेमीकंडक्टर है आपके पास, और प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल दें। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मतलब फॉस्फोरस, आर्सेनिक डाल दें, तो क्रिश केडिया बताएगा कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालने से वो कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा। बताइए, आप बताइए बेटा युग।
पी टाइप सेमीकंडक्टर नहीं, एक्सट्रिंसिक में कौन सी पी टाइप? बिल्कुल गलत है इसका जवाब। ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी 5 इलेक्ट्रॉन लेके आई, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी 5 इलेक्ट्रॉन लेके आई, तुम्हें 4 ही देने दे, 5 तुम फालतू ले आए, एक एक्स्ट्रा ले आए, नेगेटिव नेगेटिव वाले हो गए, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। हाउएवर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन सेम। दोबारा सुन लो लॉजिक, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो यूजुअली हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं। दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, किसी को डोप करके बिठाना है तो उसको भी 4 लेके आने पड़ेंगे। तुम ले आए 5, तो एक फालतू हो गया ना, एक फालतू के तो इलेक्ट्रॉन फालतू हो गए। जिसके पास इलेक्ट्रॉन फालतू वो n, जिसके पास इलेक्ट्रॉन फालतू n, मान लो आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ले आए, आप एल्यूमिनियम ले आए, एल्यूमिनियम आप 3 इलेक्ट्रॉन लाए, एल्यूमिनियम कितना होता है 2 8 3, आपके पास एक कम रह गया तो पड़ोसी से चुरा कर लगाना पड़ेगा तुम्हारे को, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वहां पे होल बन गया। तो जब भी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हो, जब भी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हो तो बनता है एन टाइप, और जब भी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते हो, ट्राइवेलेंट, तो बनता है क्या पी टाइप। अब ऐसे मत सोचो कि यहां इलेक्ट्रॉन फालतू हो गए तो नेगेटिव हो गया, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए नाम बना दिया गया, वो नेगेटिव नहीं हुआ। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फालतू हो गए, बात सही है। यानी कि यहां लिख सकते हैं क्या कि Ne की वैल्यू ग्रेटर देन NH, हाँ सही है सर। इस वाले में Ne की वैल्यू लेस देन NH, हाँ सही है सर। यहां पे भाई क्या चेंज, यहां पे होल्स बढ़ गए इसलिए होल ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए इसलिए ये ज्यादा है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव हो गया, बिकॉज हेयर नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नलिफाइड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ डोनर। हेयर पॉजिटिव चार्ज ऑफ होल इज नलिफाइड बाय नेगेटिव चार्ज ऑफ एक्सेप्टर। दे आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। P-type semiconductor, N-type semiconductor, however, contains large number of charge carriers. In this case, number density of electron is greater. In this case, number density of holes is greater. But they are electrically neutral. बोल रहा बच्चा पीछे कि सर इलेक्ट्रॉन फालतू आ गए, न्यूट्रल कैसे है? दोबारा बोल रहा हूं, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, मुझ पे पॉजिटिव, नलिफाई हो गया। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी remain same. Electrical neutrality remains same. Electrical neutrality remains same. खैर करा क्यों? कंडक्टिविटी बनाने के लिए, बिल्कुल ठीक है सर। रीजन क्या कहता है? ये तो ट्रू लिख दूं इसको तो। रीजन क्या कहता है? रीजन कहता है डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी सेमीकंडक्टर। रॉन्ग, इट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स ऑल्सो। नंबर ऑफ होल्स बढ़ सकते हैं क्या? हाँ, किस केस में? जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं। और मैं चाहूंगा आप इसके सारे एग्जांपल्स याद करो भाई। इंडियम डाला, बिस्मथ डाला, फास्फोरस डाला, आर्सेनिक डाला, कोई भी दे देगा, एंटीमनी डाला, तो याद करो कौन ट्राइवेलेंट और कौन। एनसीईआरटी की लाइन कॉपी करके दे रखी है तुम्हारी बुकलेट के अंदर मैंने, वो सारे नाम जो पूछे जाते हैं। खैर, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन मस्ट बी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन में लिखा है कि इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज एज वेल एज द डिस्टेंस d of the screen of the coherent sources both are reduced to 1/3, the new fringe width will be, fringe width का फॉर्मूला lambda capital D upon में small d। इन्होंने बोला जो सेपरेशन है कोहेरेंट सोर्सेज का, यानी कि ये जो स्मॉल d है, इसको क्या कर दिया? d/3 कर दिया। और जो डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्सेज है वो भी कितना हो गया? 1/3 कर दिया। तो 3 से 3 तो कट ही गया ना, यानी वो क्या रहेगा? सेम ही तो रह गया, जो पहले था वही तो बीटा रह गया। तो वो क्या कह रहा है कि फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम। ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। रीजन क्या कहता है? लेग कहता है कि फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू d/d। उल्टा बोल रहे हो,
ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आपको क्या बोलना चाहिए था, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो फिर ये इसका रीजन भी होता और उसे एक्सप्लेन भी करता तो आंसर ए हो जाता। अभी तो आंसर सी है। समझ में आया क्या? मान लो ये डी अपॉन में डी रखा होता तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला लगाता, ए लगाते कि बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अभी तो नहीं है, अभी तो क्या लगेगा इसका ऑप्शन, लास्ट असर्शन रीजन। लास्ट असर्शन रीजन बढ़िया सवाल है बेटा ये, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है ये। लिखा था फोटो इलेक्ट्रॉन्स produced by a monochromatic light beam incident on a metal surface have a spread in their kinetic energies। ये मुझे याद है, मैंने जिस दिन ओपन लेक्चर पढ़ाया था ये उस दिन का टॉपिक है। उसमें पढ़ा रहे थे कि जब हम किसी सरफेस के ऊपर लाइट को फॉल कराते हैं, ये हमारी सरफेस है, उस सरफेस पे लाइट को हम लोग फॉल कराते हैं, तो सबके पास एक जैसी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती बाहर निकलने पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर कहीं बैठा है। तो वो कोलाइड, जब एनर्जी मिलेगी तो कोलाइड भी तो करेगा, हिलेगा भी तो सही। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इस इलेक्ट्रॉन को, एक तो जो बाहर है पड़ा बिल्कुल, वो क्या मैं तो बाहर निकल जाता हूं, एक पड़ा बिल्कुल जो अंदर है वो टकराते 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 बाहर निकलेगा। तो कई एनर्जीज काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कई काइनेटिक एनर्जीज ज्यादा होंगी। याद करो मैंने से कुछ नाम भी बोला था इसको कि कुछ आलसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ हाईली एनर्जेटिक होते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ रेंजेस ना, देयर आर रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। इसीलिए जब आइंस्टीन सामने इक्वेशन बनाई तो जो फॉर्मूला बनाया उसमें के मैक्स को बोला गया। याद है क्या, हमने लिया था कि एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट। यहां पे हम के मैक्स लिया करते थे कि हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लेंगे, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उनकी सबकी काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग होंगी, अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज होंगी। इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो आइंस्टीन इक्वेशन में लिखा गया था। तो स्प्रेड होता है, हाँ होता है सब, ये तो बिल्कुल सही बात है कि उनकी सबकी काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग होती हैं। फिर बोला था एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द इनसाइड मेटल इज लॉस्ट इन कोलिजन। हाँ लॉस्ट हो जाती है विद द अदर एटम्स इन द मेटल, सही है। और यही कारण होता है कि वर्क फंक्शन सेम होने के बावजूद, सबका वर्क फंक्शन सेम होने के बावजूद इनके काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग होती हैं। भाई वर्क फंक्शन तो सबके लिए सेम ही है ना, लेकिन निकलने के लिए जब वो बाहर निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग क्यों होंगी, बिकॉज वो अंदर कोलिजन की वजह से कुछ एनर्जी वेस्ट कर चुका। यानी कि ये सही है, इसका आंसर ए होगा। समझ में आ रहा है क्या, पक्की बात? अगला सवाल, अभी हम लोग सेक्शन बी में जा रहे हैं ना, सेक्शन बी में। और सेक्शन बी में जो पहला सवाल है 19th, वो लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 इज सुटेबल फॉर रडार। मोदी जी याद नहीं आया? अच्छा जो बच्चे क्लास में नहीं थे उन्हें बता दूं, रडार सिस्टम यूजेस माइक्रोवेव्स। डोंट स्माइल, सब पकड़े जाते हैं आजकल वरना। माइक्रोवेव्स होती है रडार में, वो बातें चल रही थी कि क्लाउड्स के ऊपर प्लेन जाएगा तो कैच नहीं कर पाएंगे टाइप। छोड़ो बे, पाप मना थोड़ी ना है मेरे को, अभी तो बहुत काम करना है। तो रडार सिस्टम्स माइक्रोवेव्स यूज करके कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से रडार्स में, मतलब जेट प्लेन्स करते हैं, एयरक्राफ्ट करते हैं। यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर्स, कैंटारो, याद है? तो लिख देते हैं कौन सा, यूवी। यूज फॉर इंप्रूव विजिबिलिटी इन द रनवे ड्यूरिंग फॉग, इंफ्रारेड। वो मैंने बताया था वो नाइट विजन डिवाइसेस, वो तुम्हारे चश्मे लगाते हैं, सोल्जर्स लगाते हैं, वो उसमें इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होते हैं। अंधेरे में खड़े हो तुम तब भी दिखोगे। तो किसी घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी, तो रात को देखना, मतलब उसमें सब नजर आ रहा होता है, बिकॉज जितने भी कैमराज आजकल यूज होते हैं वो इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होते हैं। तो कमरे में अंधेरा भी होगा तब भी चलते हुए नजर आओगे, मतलब जो है वो दिखेगा, चलते हुए नजर आओगे तो मतलब भाई साहब आगे कुछ दिख रहा है उड़ता हुआ, तुम समझना तुम सुरक्षित हो या नहीं। आइडेंटिफाई एंड नेम द पार्ट, बता दिया वो तो हमने।
used in which radiation belongs. Arrange them in the wavelength of ascending order. Ascending क्या होता है? छोटा. चलो जी, वो हमारा गामा क्या फॉर्मूला था? GX/UV IMR है ना, GX/UV IMR. कौन कौन सी रेज है हमारे पास? माइक्रो है, फिर कौन सी है? UV है ये रही, फिर कौन सी है? इंफ्रारेड है. तो यहां पे अगर हम जाएंगे तो यहां पे वेवलेंथ बढ़ेगी. तो पहले आ गया ये आ गया, नहीं ये तो विजिबल हो गई ना, सॉरी ये वाला हो गया U. हाँ, तो पहले किसका आ गया? λ2, फिर आ गया इंफ्रारेड λ3, फिर आ गया λ1. ये मेरा आंसर होगा. ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा एग्जाम में, ठीक है? केदार क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, समझ रहे हो? चलें अगला क्वेश्चन करें. हाँ जी साहब, ये इससे मैं जो है भाई साहब वाकिफ नहीं रखता. मुझे लगता है क्वेश्चन में गलती है. तुम्हें पता है मैग्नेटिक मटेरियल जो सारी की सारी मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराता है, जो जबरदस्ती पास कराता है, वो फेरो होता है. तो फेरो है कि नहीं है? अगर इनमें से एक आधी फील्ड लाइन भी बाहर से जा रही होती तो मैं बोल देता कि साहब ये पैरा है. लेकिन ये तो चीख के कह रहा है फेरो है, बट इसका सोल्यूशन जो है वो चूंकि CBSE ने पैरा दे रखा है तो मैं तो नहीं मान रहा, तो मैं तो उसको फेरो ही बोल रहा हूँ, है ना, फेरो ही बोल रहा हूँ. तो सर अगर एग्जाम में ऐसा हुआ तो फिर आपको लिबर्टी दी जाती टीचर को कि आप अगर पैरा फेरो लिखा तो भी सही कर दो. तो मेरे ख्याल से ये सही तरीका इसका है. सेल नंबर में कई बार गलतियां हो जाती हैं. 2023-24 का देखोगे तो भी उसमें भी एक आधी छोटी मोटी गलती है, जैसे रेशो उल्टा कर दिया, तो उसको ध्यान मत दो, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. आपको याद है ना मैंने डायग्राम बनवाया था कि पैरा में तो एक आधी बाहर निकलेंगी ना, बट फेरो में से कोई बाहर नहीं निकलेगी. अब जैसे ये है, इसमें से एक पास करी, लेकिन ये देखो दूर करिए, रिपेल करिए. ऑफ कोर्स ये कौन? डाया है ना, ये डाया है बेटा. तो एक डाया हो गया और एक फेरो हो गया. ऑल्दो चूंकि सॉल्यूशन में पैरा लिखा हुआ है तो सबसे उसने आंसर किया हुआ है. तो आइडेंटिफाई स्पेसिमेन A एंड B वो हो गया. हाउ इज द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन A डिफरेंट फ्रॉम स्पेसिमेन B? A की ससेप्टेबिलिटी स्मॉल नेगेटिव होगी, याद है, और B क्योंकि फेरो है तो उसकी ससेप्टेबिलिटी ग्रेटर पॉजिटिव होगी. अगर पैरा होगा तो स्मॉलर पॉजिटिव होगी, स्मॉलर पॉजिटिव. ठीक है ना? वैसे एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा हुआ है कि 0 से लेके नीचे नेगेटिव होगा तो डाया, स्मॉलर पॉजिटिव होगा तो पैरा, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा तो फेरो. तो ऑफ कोर्स यहां पे लिख देते हैं क्या? लार्ज पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव, और इसके लिए होगा स्मॉल नेगेटिव. अगला सवाल शुरू करें बेटा. ओके, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ iron 125 if that of the aluminium 27 is 3.6 fermimeter? We know the solution R1 upon में R2, याद है क्या? बिकॉज R का फॉर्मूला R0 into the power 1/3 था. तो रेशियो निकालेंगे तो A1 अपॉन में A2 की पावर 1/3 हो जाएगा. तो मान लीजिए हम लोग आयरन की बात करें तो रेडियस ऑफ आयरन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू 125 इज टू कितना, ये कितना 27 की पावर 1/3. हमें Fe निकालना है बेटा, रेडियस ऑफ Fe निकालना है. तो 125 का 5 हो गया, इसका क्या 3 हो गया, और R ऑफ एल्यूमिनियम जब इधर से कितना हो गया 3.6. तो 1.2 12 पंजे 60 यानी कि 6 फर्मी मीटर. या फर्मी बोल देते हैं, FM लिखते हैं वैसे, बट फर्मी मीटर बोल देते हैं. अगला क्वेश्चन कराएं. इसी का अगला पार्ट बेटा और ऑप्शन आ रहा है. इसमें लिखा था शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट. ओके, इफ यू रिमेंबर, short wavelength limit is for variation or the emission of radiation which is corresponding from infinity to that. दो चीजें होती हैं, एक होती है शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट, होती है लार्जेस्ट वेवलेंथ वाला. ये सबसे छोटी वाली वेवलेंथ है. शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट तब आती है जब कहां से आए, जब इंफिनिटी से आए. अब लाइमन में इंफिनिटी से आ गई तो शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ लाइमन हो गई. और शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर, आप अगर बाल्मर बोल रहे हो तो इन्फिनिटी से कहां आ रहा है, बाल्मर यानी कि 2 में आ रहा है. जैसे लाइमन में आ रहा है तो पहले में आ रहा है, बाल्मर में 2 में आ रहा है. तो शुरू करते हैं.
तो लाइमन के लिए 1 में लेमडा एल इज इक्वल टू आर, 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर फॉर्मूला होता है। चूंकि लाइमन में आना है तो 1 में ही आना है, तो कितना हो जाएगा r, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/में इन्फिनिटी का स्क्वायर, दिस बिकम्स r ओनली। तो लेमडा एल विल बी इक्वल टू 1/r। फॉर बाल्मर 1 में लेमडा बी विल बी इक्वल्स टू r, 1 में 2 का स्क्वायर माइनस 1 में इन्फिनिटी का स्क्वायर, सो लेमडा बी विल बिकम्स 4/r। बोलो तो सही यार, 4 क्यों हो जाएगा? बिकॉज 1 में 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज हमें ये मालूम है, ये इसकी वैल्यू हमें लेमडा एल की वैल्यू दे रखी है। तो लेमडा एल अपॉन में, या लेमडा बी कर देते हैं, लेमडा बी अपॉन में लेमडा एल कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 4/r डिवाइड बाय 1/r, r से r काट दिया। तो लेमडा बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 टाइम्स ऑफ लेमडा एल, 4 टाइम्स ऑफ लेमडा एल। लेमडा एल की वैल्यू कितनी है? 913.4। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस कम्स आउट टू बी 3653.6 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द आंसर। यहां तक सही है? कितने क्वेश्चन हो गए? 21। पहुंच जाएंगे, फटाफट करो। अगला क्या? अगला क्वेश्चन पढ़ो। हटा दूं? हटाऊं? क्वेश्चन पढ़ो बेटा। There is a biconvex lens made of a transparent material of refractive index, material क्या होता है? Material, sorry, of refractive index 1.25 emerge in a water of refractive index 1.33. Will the lens behave converging or diverging? Guys, convex lens है ये। देखो दोनों को, ये क्वेश्चन सेम नहीं आ गया पिछले साल और इस साल? 2023-24 के सैंपल पेपर में भी था ये, 22-23 में भी है, अगले साल भी होगा। हाँ, पेपर में आएगा नहीं आएगा वो देख लेंगे। अभी तो 23-24 का पूरा पेपर डिस्कस करना है अगली क्लासेस में। आज ही पूरा हो जाता तो मतलब अगली क्लास में कंटिन्यू करके उसे वो सच आएगा तुम्हारे सामने निकल के जो पिछले साल था। इस जैसे तो होगा पेपर, पेपर तो वैसे ही सेट होता है। जैसे मेरा प्लान थोड़े और पेपर करने का, तो हो सकता है मैं संडे भी क्लास लूँ। मेरा मन है कि 3 दिन लगातार क्लास लेके खत्म करते हैं ना। खैर, लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉन्सेप्ट ये कि अगर कोई लेंस अपने से ज्यादा वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में अगर चला जाए तो अपने नेचर को बदल लेता है, वरना सेम रहता है। यहां तो सेम ही है। रीजन क्योंकि 1.25, अच्छा ये तो बदल जाएगा, 1.25 का खुद है वो और 1.3 में चला गया, रिवर्स करेगा ना नेचर को। बट इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? बिकॉज उसने कहा है जस्टिफाई और आंसर, तो हम बोलेंगे सिंस एफ एल इज इक्वल्स टू म्यू जी माइनस म्यूएल, आई एम सॉरी, म्यू जी माइनस 1 डिवाइड बाय म्यू जी माइनस म्यूएल, ऊपर मल्टीप्लाई में म्यूएल, होल मल्टीप्लाई में एफ ए, वेयर म्यू जी इज इक्वल टू व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, and μl is what? Refractive index of liquid in which lens is emerged, here mu j is less than μl, therefore fl becomes negative, hence nature of lens reverses. नेचर ऑफ लेंस रिवर्सेस। समझ में आ रहा है बेटा? देयरफॉर कन्वेक्स बाय कन्वेक्स लेंस स्टार्ट्स बिहेविंग एज क्या? डाइवर्जिंग लेंस। वैसे कन्वेक्स कौन सा लेंस है बेटा? कन्वर्जिंग है। अभी क्या बन जाएगा? डाइवर्जिंग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है।
23 पे आए। हाँ जी, सवाल पढ़ेंगे, क्या लिखा है यहां पे? आप देख रहे हैं एक सेमीकंडक्टर एस लगा रखा है, एमीटर लगा रखा है, एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, रियोस्टेट लगा रखा है। सही है। सवाल में बोला गया है एक फिगर है जिसमें एक पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर लगाया इन सीरीज विद अ रजिस्टर, दिख रहा है हमें, अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट भी लगाया। शुड द वैल्यू ऑफ आर बी इंक्रीज और डिक्रीज टू कीप द रीडिंग ऑफ एमीटर कांस्टेंट व्हेन सेमीकंडक्टर इज हीटेड? इमेजिन करो सेमीकंडक्टर में आग लगा दी, मतलब हीट कर दिया। तो हीट करने से आपका सेमीकंडक्टर और ज्यादा कंडक्टिव हो जाएगा या रेजिस्टिव हो जाएगा? बिकॉज हीट करने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी सेमीकंडक्टर में। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब सेमीकंडक्टर को हीट किया जाता है तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होगी। अब जैसी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, सोलंकी, जैसे कंडक्ट, क्या नाम है तेरा बेटा? हाँ, तो जैसी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो हमारा जो एमीटर की रीडिंग है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। भाई कंडक्टिविटी बढ़ रही है, नहीं करंट को ज्यादा पास करवा रही है, और जब करंट की वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई, तो उस केस में आपके रीडिंग की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। अब वो कह रहा है रीडिंग को बढ़ने नहीं देना, तो क्या करूं? तो रेजिस्टेंस को क्या कर दो, बढ़ा दो। भाई इसकी कम हुई, इसकी बढ़ा दो, ताकि एमीटर की रीडिंग कांस्टेंट रह जाए। तो व्हेन सेमीकंडक्टर इज बीइंग हीटेड, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। In order to keep the value of emitter to be constant, we need to increase the value of this resistor. इस पे एरो लगाया हुआ है, एरो का मतलब क्या है? ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टर है। In order to keep the value of emitter to be constant, we need to increase the value of resistance. बात समझ में आई क्या? आंसर लिखेंगे, as semiconductor is heated, its conductivity increases. Therefore, current in the circuit increases. Current in the circuit increases. In order to keep the reading of emitter to be constant, we must increase the value of resistance R. चल सकता हूँ आगे?
जो बच्चा अभी भी पढ़ेगा ना ढंग से तमीज से, वो भी रिजल्ट अच्छा निकाल देगा। अभी भी टाइम है, ढंग से पढ़ो बस। हाँ जी, अगला सवाल पढ़ो जी, क्या लिखा है? क्या लिखा है जी? इसमें लिखा है द ग्राफ ऑफ अ पोटेंशियल बैरियर वर्सेस विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ एन अनबायस्ड डायोड इज एज शोन एज ए। याद करो जब मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था ऐसे, बैरियर याद आ रहा है कि ये P की तरफ का पोटेंशियल है, ये N की तरफ का पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, VB, है ना, बताया था। ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ थी डिप्लीशन लेयर, याद आ रहा है? हमने कहा यार एक काम करो, फॉरवर्ड बायसिंग कर दो। जैसे फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे डिप्लीशन कम हो जाएगी, फॉरवर्ड बायसिंग करके डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, गैप कम हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा। रिवर्स बायस करेंगे तो डिप्लीशन बढ़ेगा, बैरियर बढ़ जाएगा। यानी ये कैसा ग्राफ है? ऐसा था, ये बढ़ गया, रिवर्स वैसा ग्राफ है। कैसा ग्राफ है ये? समझ में नहीं आया क्या? कितना ये तो ब्लैक बुक में कराया है मैंने। अगर आपने मेरी वो ब्लैक बुक की क्लासेस ली रिवीजन की तो मैंने वहां कराया है, बट दैट्स ओके। समझ में आ गया क्या? ये फॉरवर्ड बायसिंग है तो हम बोलेंगे एज इन केस ऑफ बी बैरियर पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, it is a case of reverse bias. As in this case, C, barrier potential is decreasing. It is a case of forward bias. समझ में आ रहा है क्या? इन्होंने बोला ना justify your answer, we'll justify it. थोड़ा और एक्सप्लेन कर देना कि ये जो A वाला है ये अनबाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ बना रखा है, वेरिएशन है। जैसे हमने फॉरवर्ड बायस लगाते हैं, डिप्लीशन लेयर जो कम होती है तो बैरियर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए ये बना हुआ है। और रिवर्स बायसिंग में बैरियर जो है वो बढ़ जाता है। कोई बता सकता है क्या इसकी वैल्यू V0 माइनस VB होगी थी, इसकी V0 प्लस VB होगी थी? थियरी लेक्चर्स में पढ़ा रखा है मैंने बच्चों, है ना। जस्टिफिकेशन देखो, जस्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्क्स होते हैं उसके। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत सिंपल सवाल बच्चों, बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन। क्या तुम्हें याद है डिफ्रैक्शन का जो सेंट्रल मैक्सिमा था, ब्राइट जो सबसे सेंटर का था, वो सबसे चौड़ा होता था, दुगना होता था, ट्वाइस। वेरी गुड। जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमा बनाया, फिर ये ऐसे एंड इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। याद करो अगर ये मेरी सिंगल स्लिट है तो यहां से यहां मेरा, अगर आप देखोगे यहां से यहां मेरा, ये मेरा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, याद आ रहा है? तो इसको मैं बोल देता हूं θ1। और सिमिलरली ये भी मेरा क्या है? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है। तो ये भी क्या आ गया बच्चों? θ1। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास θ0 आएगा, विच इज एंगुलर विड्थ ऑफ किसकी? सेंट्रल मैक्सिमा। तो दिस इज व्हाट? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या आ गया बेटा? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा θ1 क्या है? दिस इज एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। और अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो बच्चों तो θ1 का फॉर्मूला λ/a हुआ करता था, वेयर a इज द साइज ऑफ अ स्लिट। तो देयरफॉर θ0 कितना हो गया? θ0 हो गया ट्वाइस ऑफ θ1 विच इज ट्वाइस ऑफ λ/d। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल में बोला गया है एक नैरो स्लिट है विच इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ λ इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम and angular width of central maxima resulting diffraction pattern is observed. आगे बोला when the slit is next illuminated by wavelength of lambda dash, यानी पहले लाइट डाली कितनी वेवलेंथ की? 6000 की। अब लाइट डाली कितनी? lambda dash की। तो जो एंगुलर विड्थ है इट रिड्यूस्ड बाय 30%, यानी जो θ0 है वो 0.70 ऑफ θ0 रह गया। भाई 30% कम हो गया तो 70% तो रह गया गाइस। तो यानी कि ये केस 1 हो गया, केस 2 क्या बन गया? 0.70 ऑफ θ0 रह गया। कब? जब आपने वेवलेंथ को लैम्डा डैश कर दिया।
हमें क्या बताना है, हमें वैल्यू ऑफ वेवलेंथ बतानी है। तो यार तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसे छोड़ देता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, कितना आएगा, यह जाएगा 0.70 थीटा नॉट डिवाइडेड बाय थीटा नॉट, बोलो। और 2 से 2 कट गया है ना, डी से डी कट गया, कितना आ गया, लेमडा डैश अपॉन में लेमडा, तो थीटा नॉट से थीटा नॉट काट दिया, तो लेमडा डैश कितना आ गया 0.70 इंटू लेमडा। लेमडा कितना है बेटा 6000 है, तो अगर ये 6000 है तो 4200 मेरा आंसर आ जाएगा, 4200 एंगस्ट्रॉम मेरा आंसर है, नोट कर लीजिए। चले बेटा, देखो सीबीएसई के लिए भी ये बात जरूरी है जो मैं बोलने जा रहा हूं, जेई नीट में तो बहुत ज्यादा होती है कि कुछ फ्रैक्शंस की, कुछ कांस्टेंट्स की, कुछ रेशोज की वैल्यूज याद कर लो। जो इलेक्ट्रोस्टैट में बड़ी फेमस सी वैल्यू है विच इज परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू होती थी 8.854 10 की पावर -12। अब उसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा देयर आर 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस, the plates have their surface charge density of opposite signs and magnitude of 17.7 into 10 की power -22 coulomb per meter square. Find the electric field intensity in the outer region of the first plate. Now understand, these are two plates. These are two plates of similar charge density but of opposite signs. एक पॉजिटिव है और दूसरी, गॉस की एप्लीकेशन पढ़ाई थी मैंने तुम्हें कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होती, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। और बताओ, थोड़ी अंगड़ाई भी ले लेते। मैं कह रहा हूं अगर दोनों साइन पॉजिटिव हो जाएं या दोनों साइन नेगेटिव हो जाएं तो उस केस में यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है और बीच में 0 हो जाती है। तो उसको सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ यहां साफ है सर, पहले आंसर का आंसर वैल्यू का आंसर क्या है 0। आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट दिस आंसर इज 0, E इक्वल्स टू 0। आप डायग्राम बना के वेक्टर बना के डिफाइन भी कर सकते हैं। नाउ बिटवीन प्लेट्स the value of electric field is what, sigma by epsilon naught, सही है क्या, sigma by epsilon naught। sigma की वैल्यू 17.7 10 to the power -22 डिवाइड बाय epsilon naught की वैल्यू 8.854 10 to the power -12। अगर तुम्हें 1/8.854 की वैल्यू याद होती जो कि होती है 1.129 10 to the power 11, यूनिट छोड़ दो, यूनिट के इनवर्स याद करना भी आसान है। 1.129, 11 यहां 11 यहां पावर में, वो भी कंफ्यूजन नहीं कि 11 आएगा 12 आएगा माइनस आएगा, माइनस भी नहीं आएगा बिकॉज नेगेटिव ऊपर से उठकर आया, पॉजिटिव बनने वाला है। 1% की वैल्यू 1.129, 1.1 ले ले 10 to the power 1.1 ले ले 10 to the power 11, याद नहीं हो रही 1.12 10 to the power 11, थोड़ी बहुत याद हो ही जाएंगी, बोलो तो सही यार। कितना आ गया 17.7 इंटू 10 to the power -22 इंटू 1.129 10 to the power 11। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1.99 इंटू 10 to the power यह जाएगा -10। यार ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जब मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराया था तो डायरेक्ट कटा था ये, मैंने कहा था देखो ये मल्टीप्लायर है, अगर इसके को हल्का सा चेंज कर दूंगा तो कटेगा क्या, नहीं ना,
ये तो इस क्वेश्चन की बात होगी कि इस क्वेश्चन में परफेक्टली कट रहा है 2 से, तो 2 10 - 10 तो आंसर आ जाएगा। बोलो यार, लेकिन मैं करूँ अगर वैल्यू अलग होगी तो ये वैल्यू याद करना आसान रहेगा ना। तो क्या यार इसका आंसर 2 10 - 10 न्यूटन पर कूलम मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहां पे हो गया हमारा। ये तो सवाल हो गया, देखो ये तो 5 मिनट नहीं लगा, इसमें लगा 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टिंग कैरिंग करंट्स I1 एंड are separated by distance of d. If the current are flowing in the same direction, how the magnetic field produced by one exerts attractive force on another. पढ़ा है? हाँ, 2 पैरेलल वायर्स अट्रैक्ट करेंगी, हमें आता है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगेगा F12 F21। फॉर्मूला क्या था? F12 अपॉन में L इज इक्वल्स टू F21 डिवाइड बाय L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 I1 I2 अपॉन में 4 पाई R। याद आ रहा है? तो इसमें एक्सप्रेशन डिराइव नहीं करनी, इसमें कहना एक्सप्लेन शो हाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन एक्सर्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन अदर। एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहो कर सकते हो, लेकिन बता दो कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से एक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो दूसरे की तरफ है। ये लेफ्ट नहीं है, ये लेफ्ट है। क्या हो गया है? ये हराम को ऐसे करके बैठा हुआ है, कहता है सर देखो। फिर लिखा ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर दिस फोर्स, एक्सप्रेशन भी मांगी है उसने आगे, और फिर बोला हैंस डिफाइन। ये तो अभी पिछले सेमेस्टर में था ना, यानी 2022-23 का 23-24 का बड़ा सिमिलर सा है। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन। सवाल लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ 12 सेंटीमीटर रेडियस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ओम चेंजेस द टाइम इन द फिगर। वो दिख रहा है आप लोगों को यहां पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले 0 था, 0 से 1 हो गया, और तुम्हें पता है कि ग्राफ का क्वेश्चन, और एक महान आदमी ने बोला था कि ग्राफ स्लोप निकालो, ये तो बहुत से रूल बता गया। तो यहां से स्लोप निकल रहा है, यहां पे स्लोप चेंज हो रही है, आप देख रहे हो। अच्छा, यहां जो है स्लोप 0 है, देख रहे हो, यहां स्लोप 0, फिर यहां पे स्लोप डिक्रीजिंग है। तो सवाल हमें बोला गया था मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, कैलकुलेट द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप एंड प्लॉट अ ग्राफ। वैसे मैं याद दिला दूं, ये क्वेश्चन मैंने आपकी ब्लैक बुक में कराया था रिवीजन में, बट मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है ये। सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें करंट का फॉर्मूला निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? E अपॉन में R। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 0 से लेकर 2 सेकेंड के लिए। E का फॉर्मूला क्या होता है? E का फॉर्मूला होता है d∅dt। नेगेटिव साइन ले लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन सही है, क्योंकि प्लॉट करना है ग्राफ तो चाहिए रहेगा। फाई की जगह बेटा मैं ले लेता हूं b इंटू ए, बिकॉज थीटा को मैं इग्नोर कर देता हूं। वैसे थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो थीटा 0 180 ही होगा। तो माइनस ऑफ ए में बाहर निकाल लेता हूं, तो dB/dt हो गया, dB/dt। अच्छा, एरिया मुझे अलग से चाहिए रहेगा बेटा, तो एरिया हम अलग से निकाल भी सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना दे रखा है बेटा? 12 सेंटीमीटर, यानी कि 0.12 का स्क्वायर। 144 रहता है तो कितना हो जाएगा? 0.14, सॉरी 12 का 144 होता है ना, तो ऐसे लिख लेता हूं ना, रुको ना बेटा 1 मिनट। 144 और 10 की पावर -4, सही है बेटा? ये एरिया मेरा आ गया, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। तो अच्छा, यहां पे dB/dt कितना होगा? ये वाला dB/dt, ये dB/dt हो जाएगा पहले रीजन में, यहां से यहाँ ये हो गया 1 - 0 डिवाइड बाय 2 - 0, यानी कितना हो गया? 1/2। तो एरिया की वैल्यू आ गई -3.14 इंटू 144 10⁻⁻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 ⁻
-4 मल्टीप्लाई बाय डी कितना आ गया 1/2 EMF आ गया। अब करंट का फॉर्मूला भी साथ साथ लिख लेते हैं। E की वैल्यू कितनी आ गई E अपॉन में R कितना आ गया -3.14 144 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है 8.5 इंटू 2 ये आ गया यहाँ पर, सही है क्या इंटू 2। वैसे तो 17 हो गया है ना, तो ये आ गया -3.14 गुना 144 डिवाइड बाय 17 और 10 की पावर -4 ये आ गया। ये बेटा आ रहा है 26.59 10 की पावर -4। वैसे इसे 2.65 लिख लेता हूँ 10 टू द पावर 9 लिख लेता हूँ 10 टू द पावर -3 लिख लेता हूँ। यानी आ गया माइनस में चल रहा है बेटा सब कुछ -2.6। वैसे ड्रॉपिंग में तो आ ही जाएगा बट चलो ठीक है, इतना प्रिसाइज जाते नहीं क्योंकि कैलकुलेटर से किया मैंने, तो इतना लिख लेता हूँ -2.6 मिली एम्पियर। फिर वो राउंडिंग ऑफ भी क्या बतानी, ठीक है इतना ठीक है -2.6 मिली एम्पियर। अच्छा ये पहला रीजन हो गया। दूसरा क्या है बेटा 2 से लेके कहाँ तक है बेटा 2 से लेके 4 सेकेंड। अच्छा 2 से लेके 4 सेकेंड में क्या करूंगा, मैं बोलूंगा हेयर dB/dt इज 0 देयरफॉर I इज 0। कैलकुलेशन सब खत्म हो गई भाई। जब dB/dt ही नहीं है तो ये निकालने का कोई फायदा ही नहीं ना बेटा। EMF भी 0 होगी, करंट भी 0 होगा। बोलो E इज इक्वल टू 0 देयरफॉर B इक्वल टू 0। अच्छा 4 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड में ऐसा क्या बदलाव हुआ, बस यहां पे dB/dt जो है नेगेटिव आएगा। dB/dt कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 0 बोलो, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 कितना आ गया, एक मिनट कैसे लिखना चाहिए ये, हाँ ठीक है। लेकिन ये स्लोप क्या आएगी, बस स्लोप इज नेगेटिव, और यहां पे स्लोप क्या लिख दो आप, स्लोप इज पॉजिटिव। यानी आपका जो यहाँ पे 1/2, या इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 - 1 है ना, और 6 - 4 तो दिस विल बी -1/2। तो जो भी आंसर आपका यहाँ पे आया था वही आंसर यहाँ पे बस पॉजिटिव आ जाएगा। तो पूरा लिख के दिखा दोगे और बोल दो कि आई कितनी आ जाएगी +2.6 मिली एम्पियर। अब बात आएगी ग्राफ बनाने की बेटा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसे कि भाई 0 यहाँ है, फिर 2 है, फिर 4 है और फिर 6 है। तो ग्राफ में क्या बनाएंगे हम लोग, पहले बनाएंगे माइनस का ग्राफ, माइनस यानी कि यहाँ पे ऐसे, और ज़रूर लेबल करेंगे -2.6 मिली एम्पियर यहाँ पे। फिर 2 से 4 0 हो जाएगा, और फिर 4 से 6 क्या हो जाएगा, फिर से +2.6 मिली एम्पियर। करेक्ट, तो ये मेरा आंसर है यहाँ पे, सही है।